अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैट सोसाइटी। हम पीएमसी की पैड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व कर लिया है और अब हम फिज़िक्स का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो अब यहाँ पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। सो क्वेश्चन नंबर 69 है द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वाइब्रेट कर देते हैं, दैट इज़ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, और वो जब रेस्ट पोजीशन तक आता है, जब उसको हम किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक उठा के लेके जाते हैं और फिर जब उसको छोड़ देते हैं, तो वो जब रेस्ट पोजीशन तक आता है तो वहाँ पे रुकता क्यों नहीं है, वो ओवरशूट कर जाता है उस पोजीशन को। क्या रीज़न है? द रीज़न इज़ इनर्शिया। इनर्शिया होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट चाहता है कि मैं मूव करता रहूँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक उसे एक्ट नहीं करेगा वो मूव करता रहेगा। सो दैट्स इनर्शिया, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है डैश रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक करंट और वोल्टेज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वहाँ पे लीनियर होता है, और जब वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वहाँ पे फिर लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे लीनियर होगा बिकॉज करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। उसके बाद 71 है द न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। इनमें से कौन सा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन्स की निस्बत? तो अब हाइड्रोजन में हम देखें कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन ज़ीरो होता है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा हैं इसमें। ऑक्सीजन में दोनों इक्वल होते हैं। यूरेनियम में ज़्यादा होते हैं। यूरेनियम का जो मास होता है वो एटॉमिक नंबर के डबल से भी ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि उसमें न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है 72 द ब्लैक बॉडी ऑलवेज डैश रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करती। याद रखें, ब्लैक बॉडीज़ रेडिएशंस को इमिट भी करती रहती हैं और एब्जॉर्ब भी करती रहती हैं, लेकिन उनको कभी रिफ्लेक्ट, क्योंकि वाइट बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करते हैं, डी ऑप्शन। उसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी इज़ 2 किलोहर्ट्ज़। हमने एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट को अप्लाई किया, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 2 किलोहर्ट्ज़ यानी 2000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में। तो बताएं कि अब यहाँ पे उसका टाइम पीरियड क्या है। तो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। 1 से आप डिवाइड करो 2000 को, आपको जवाब आएगा 0.5 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका। उसके बाद है वेलोसिटी इज़ अ, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ वर्क इज़ इक्वल टू। वर्क का इफेक्ट किस चीज़ के इक्वल होता है? सबसे पहला है कि चेंज इन टोटल एनर्जी, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या चेंज इन पावर। याद रखें कि वर्क का इफेक्ट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला आपके पंजाब के बुक में भी लिखा हुआ है कि वर्क का जो इफेक्ट होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वही उतना अमाउंट ऑफ वर्क होगा। उसके बाद 77 है द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? दैट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए वोल्ट लिखा हुआ है, हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ ऑडिबल। ऑडिबल कितनी होती है? 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। अब इसके बीच में जो भी होंगी वो क्या होंगी? ऑडिबल होगी। तो 5 हर्ट्ज़ 20 से कम है तो ये तो ऑडिबल नहीं है। द सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि वो 20 और 20,000 के दरमियान में आता है, 5000 हर्ट्ज़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कौन सा सेम है, यानी पूछा जा रहा है कि आइसोटोप्स में कौन सी चीज़ सेम होती है।
प्रोटॉन्स सेम होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो आइसोटॉप्स में चेंज होते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होते रहेंगे। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आसानी से चेंज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम एनर्जी देते हैं एटम को तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ ये होता रहता है, तो उसको भी हम नहीं परमानेंट रख सकते। तो प्रोटॉन्स आर द ओनली परमानेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 82 है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन न्यूट्रॉन बीटा डीके। न्यूट्रॉन में से अगर न्यूट्रॉन बीटा डीके हो जाए तो कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहाँ पे होगी। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये आपको याद करनी है, दैट इज़ 783 के वोल्ट्स, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बस वैल्यू है, आपको याद करनी है कि इसमें यूनिट क्या है, इसमें के वोल्ट यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल होता है। उसके बाद 83 है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किन पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, वो क्वार्क्स के बने हुए होते हैं। तो ये आपको ए ऑप्शन याद होना चाहिए। उसके बाद है अ लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड ऑफ 60 डिग्री with the magnetic field of 100 टेस्ला corresponding flux will be। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, फ्लक्स को फाइंड करना है। तो अब फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब फ्लक्स को फाइंड करने का फ्लक्स का हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जब फ्लक्स का फार्मूला आप यूज़ करोगे तो इसमें फिर आपको आसानी से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ये जो 60 डिग्री दिया हुआ है इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाकी सब जो भी हमें यूनिट दिए हुए हैं वो ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं ना, तो इस वजह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपली यूज़ करना है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल कोई भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद है 85 एन एयर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। एक तरह का एयर पाइप है जो बोथ एंड्स पे ओपन है। तो पूछा जा रहा है स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड इन सेकंड हार्मोनिक मोड। सेकंड हार्मोनिक में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो चुकी है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ द पाइप एंड एट द सेंटर ऑफ द पाइप। अब देखो दोनों तरह से दोनों साइड से ओपन है, तो टोटल एक एंड से दूसरी एंड तक पूरी मुकम्मल वेवलेंथ बनेगी, यानी 360 डिग्री। तो हाफ से और एक एंड से लेकर हाफ तक सेंटर तक कितनी बनेगी, दैट इज़ 180 डिग्री। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप डिक्रीजेज फ्रॉम 8000 टू 10,000 इन 60 डेज। अब रेडियोएक्टिव आइसोटोप की एक एक्टिविटी है जो डिक्रीज़ हो रही है 8000 से 10,000 तक 60 डेज़ में। टाइम पीरियड बताया जा रहा है 60 डेज़ का। बताएंगे तो हाफ लाइफ उसकी कितनी होगी। अब हाफ लाइफ इसकी कितनी होनी चाहिए, मतलब अगर कोई भी 8000 से 10,000 तक डिक्रीज़ हो गया है, उसकी एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई है 8000 से 10,000 तक, तो 60 डेज़ लगते हैं, तो उसकी हाफ़ लाइफ कितनी होगी। तो इसमें जब आप हाफ़ लाइफ का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको जवाब आएगा बी, यानी 20 ईयर्स। ठीक है, ये भी ईजी है, इसमें भी कोई ट्रिकी कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना है। उसके बाद है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मीन्स। कोहेरेंट का मतलब होता है जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, तो यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर सर्कुलर स्केल ग्रेजुएटेड इन हाफ डिग्री इज़ अटैच्ड विथ। स्पेक्ट्रोमीटर में जो सर्कुलर स्केल होती है जिसमें हाफ डिग्री से ग्रेजुएशन उसमें हाफ डिग्री होती है, तो वो किससे अटैच होती है, ये स्पेक्ट्रोमीटर के क्वेश्चन से है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, उसमें से निकला हुआ है। तो स्पेक्ट्रोमीटर आपको ये करना पड़ेगा। वहाँ पे एक टर्न टेबल होती है, टर्न टेबल में ही ये अटैच होता है, ये स्केल टर्न टेबल में अटैच होती है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी जा रही है, तो ये भी आपको याद करनी है। ये है 40.60। हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.60 और फिर फुल वेव की फिर अलग हो जाएगी। ये दोनों की एफिशिएंसी याद करना। उसके बाद है टू आइडेंटिकल गैसेज एक्सपांड। अब दो केसेस बताए जा रहे हैं। दो आइडेंटिकल गैसेज हैं, पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड करती हैं और फिर एडियाबेटिकली। वर्क डन इज़ मोर इन, कौन से प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन होगा, वर्क किस में ज़्यादा होगा, वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में ज़्यादा होगा। एडियाबेटिक में इतना वर्क ज़्यादा नहीं हो सकेगा, आइसोथर्मल में ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है द सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन इज़। गामा रेडिएशन का सोर्स क्या होता है,
गामा रेडिएशंस न्यूक्लियस के अंदर से निकलती हैं। जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर से गामा रेडिएशंस निकलती हैं। न्यूक्लियस के बाहर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो उसमें तो गामा रेडिएशन निकलती ही नहीं है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद 92 है, इन अ प्रोटॉन अल्फ़ा पार्टिकल एंड फोटॉन। 3 पार्टिकल्स बताए जा रहे हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई होता है। एंड फोटॉन मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, ये तीनों सेम वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेंगे, एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एंटर करते हैं, तो कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा पार्टिकल इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा? जिसमें चार्ज सबसे ज़्यादा होगी। तो चार्ज सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल में, दैट इज़ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में +2 चार्ज यूनिट होता है, यानी डबल चार्ज होती है, 2 प्रोटॉन्स की चार्ज होती है। लेकिन एक प्रोटॉन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन की चार्ज होगी, सो इसमें डबल होगी अल्फ़ा पार्टिकल। फोटॉन में तो कोई चार्ज होती ही नहीं है, सो अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है, अ क्यूबिक वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज़ फुल ऑफ वाटर। 1 मीटर की क्यूबिक वेसल है, उसकी हाइट है और वो फुल पानी से भरा हुआ है। द मिनिमम वर्क डन इन टेकिंग वाटर आउट, मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा पानी को बाहर निकालने के लिए? मिनिमम वर्क पानी को बाहर निकालने के लिए कितना हमें करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें मतलब फोर्स, अब देखें फोर्स होता है, पानी का एक फोर्स है, और उसके बाद यहाँ पे लेंथ भी दी हुई है 1 मीटर, तो मिनिमम से मिनिमम हमें 10 जूल चाहिए होगा। 10 जूल हमें चाहिए होगा पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, वुलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज ऑफ। वुलन क्लॉथ्स में से क्या बात होती है जो बॉडी को गर्म रखती है? क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि हीट जिस तरफ होती है तो दूसरी तरफ क्रॉस नहीं होती, सो इसमें बैड कंडक्टिविटी होती है। वैसे तो ये गुड कंडक्टिविटी, मतलब आप सोच रहे होंगे कि गुड कंडक्टिविटी इस वजह से नहीं, कंडक्टिविटी होगी तो हीट निकल जाएगी बाहर, लेकिन वो हीट को अंदर ही रखती है बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है, द ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू मेजर। ट्रांसफार्मर में हम एक तरह की टेस्ट यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। वो हम कोर के लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब जो आयरन का कोर होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो कितना लॉस हो चुका है, उसको मेजर करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, डी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज़ 2000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, स्पीड भी बताई जा रही है 300 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ बतानी है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ और ये जो स्पीड का फार्मूला होता है, जो स्पीड का फार्मूला v = f लैम्डा। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि स्पीड्स को डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से, आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। तो स्पीड को जब आप डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी से तो जवाब आएगा 3/20 मीटर, दैट इज़ द सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब सबसे पहला है कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, ये तो सही है। दूसरा है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम सेम है तो वर्क भी डन कोई भी नहीं होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके बाद है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू 0। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, ये गलत है क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ऑप्शन ये सही है लेकिन स्टेटमेंट ये गलत है। अच्छा, उसके बाद 98 है, द इंजन इज सपोज टू वर्क बिटवीन 727 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज। अब एक हीट इंजन है, अब यहाँ पे इंजन लिखा हुआ है लेकिन समझ आए हीट इंजन की बात हो रही है। तो हीट इंजन में 727 डिग्री सेंटीग्रेड से 227 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब इसको सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, उसके बाद फिर आप इसकी एफिशिएंसी फाइंड करोगे। जब एफिशिएंसी फाइंड करोगे तो आपको इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी और वो तकरीबन आपकी 1/2 यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार कर लें सॉल्व। अच्छा, उसके बाद है करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म क्या है? ओम्स लॉ की ये तीनों करेक्ट फॉर्म है। I = VR, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन इसका दूसरा और तीसरा यानी B और C बोथ ऑप्शन सही, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद 100 जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज़ गिवन बाय I = A sin WT एम्पियर। अब एम्पियर कितने हैं? A sin WT यानी ओमेगा T, इसको हम ओमेगा T पढ़ते हैं।
अच्छा, उसके बाद है द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज़। अब करंट की RMS वैल्यू इस केस में क्या होगी? तो इस केस में RMS वैल्यू जो होगी करंट की वो होगी A/√2। A/√2 ये आपको याद करना है, क्योंकि इसमें अब आप डिग्री जो रखोगे ना वो कितनी रखोगे, sin 45 डिग्री हो जाएगी। तो sin 45 होगी तो फिर 1/√2 हो जाएगा, यानी टोटल ओवरऑल इसका जो सही ऑप्शन है वो बी होगा इसका। अच्छा, उसके बाद इफ़ वी आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम देन द इनर्शियल स्टेट इज सेम एज। अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम के साथ मूव कर रहे हैं तो इसका इनर्शियल स्टेट क्या होगा, किस तरह से होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का और रेस्ट फ्रेम का दोनों सेम होता है। याद रखें, एक्सेलरेटिंग फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम सेम होते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी, इनर्शियल फ्रेम और रेस्ट फ्रेम तीनों सेम होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो याद रखें कि उसमें कौन सी चीज़ पूछा जा रहा है कि हमेशा ट्रू होगी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेसर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या वी कैन नॉट आंसर। इसमें ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो वहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होती है, तो इस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज। स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस नहीं स्ट्रेच करते हैं, तो वर्क डन जो स्ट्रेचिंग फोर्स का है वो क्या होगा? इस केस में पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरफ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, सो दैट इज़ पॉजिटिव वर्क। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो है 104 वो पढ़ लेते हैं। वो है कि यू हैव 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 2 माइक्रो। अच्छा, यहाँ पे माइक्रो सी नहीं होगा, माइक्रो फेराड होगा, क्योंकि फेराड होता है कैपेसिटेंस का यूनिट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द 3 कैपेसिटर द रिजल्टेंट कैपेसिटर इज 6 माइक्रो कूलम। 3 है, तीनों को ऐड करना है और 6 हमें हासिल करना है, मतलब मैक्सिमम हमें हासिल करना है। तो मैक्सिमम हमें कब हासिल होगा? मैक्सिमम तभी हासिल होगा जब हम पैरेलल में रखेंगे, यानी ऑल 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी लास्ट ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है इस केस में, यानी 104 का लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है 105 वो पढ़ लेते हैं। 105 में है द यूज़ ऑफ कैपेसिटर फिल्टर इन अ रेक्टिफायर circuit gives satisfactory performance only when the load current is high, current is low, voltage is high, voltage is low। पूछा जा रहा है कि एक फ़िल्टर होता है कैपेसिटर फ़िल्टर, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर, क्योंकि हमें पता है रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो डीसी मुकम्मल कन्वर्ट नहीं होता, मतलब वो एक पल्सेटिंग डीसी होता है, वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डीसी नहीं होता, फिर उसको हम फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं, वो कैपेसिटर फ़िल्टर होता है एक। तो वो कैपेसिटर सही तरह से तभी काम कर सकेगा जब करंट लो होगा, कम करंट पे वो ज़्यादा सही से काम करता है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन, एक पोजीशन बताई जा रही है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की, ए टू बी पोजीशन। उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, यानी पॉइंट्स के जो नंबर्स हैं वो भी दिए हुए हैं, मीटर अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स भी दिया हुआ है, वो भी इसी तरह से दिया हुआ है, आई जे और के, यानी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के हिसाब से दिया गया है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे टोटल वर्क हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद आई की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे की वैल्यू को जे से, के की वैल्यू को के से। तो इस तरह से जब आप करोगे, अच्छा ऊपर 2 पॉइंट्स दी हुई हैं बी और ए, तो आप क्या करोगे, बी से ए को माइनस करोगे, जो लास्ट वाली पॉइंट होगी फाइनल से इनिशियल को माइनस करोगे। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ओवरऑल फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर आपको फिर से एडिशन करनी है लास्ट में, बिल्कुल इजी है। उसके बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 13 जूल। तो ए जो है 13 जूल, वो 13 जूल तो बाद में भी दिया हुआ है डी में, लेकिन कोई भी एक इसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की गलतियाँ पीएमसी के ओरिजिनल टेस्ट में नहीं होती, ये पेड टेस्ट बनी हुई हैं, तो इस वजह से इसमें कुछ गलतियाँ हैं। उसके बाद है व्हेन बल्ब इज़ टर्न्ड ऑन ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल। पूछा जा रहा है अगर बल्ब हम ओपन कर दें तो क्या वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल है? नहीं होगा, वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बल्ब ऑन है तो वहाँ पे टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। अच्छा, उसके बाद a wave passes through a medium, each particle of the medium performs 100 complete vibrations in 5 seconds। 100 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड। तो पूछिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन को डिवाइड करो सेकंड से,
100 को 5 से डिवाइड करो 20 आता है जवाब, तो 20 हर्ट्ज इज इट्स फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड। म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड नहीं करती, वो कौन सा फैक्टर है जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड नहीं करती? उस फैक्टर को हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। अच्छा, ये जो मुश्किल थोड़े आपको लग रहे होंगे, ये सारे एससी वाला एससी यानी अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, वो जो पंजाब की बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद है 110 यानी 110, व्हाट फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू प्लांट्स टू प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। वो कौन सा फोर्स है जो प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सन सब प्लैनेट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अट्रैक्ट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद है वो 111 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की एक मिसाल है, क्योंकि ये डिस्टेंस या पाथ चेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैन। एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है, रिफ्रैक्ट कर सकता है, दोनों चीज़ें होती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में दोनों तरह की चीज़ें हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी और रिफ्रैक्शन भी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 4 लूप्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट। अब एक वेव है 10 सेंटीमीटर में और वहाँ पे टोटल लूप्स कितने बनाए जा रहे हैं? 4, यानी टोटल कितनी वेवलेंथ बनेगी इसमें? 2 वेवलेंथ टोटल बन रही हैं, 2 वेवलेंथ टोटल बन रही हैं। क्योंकि इसमें अगर हम सही तरह से फिर से अब देख लें आप, तो देखें टोटल 10 सेंटीमीटर है, उसमें टोटल 4 लूप्स बन रहे हैं, तो वेवलेंथ टोटल कितनी बनेगी? 2 बनेगी, मतलब 1 से हाफ बनेगी। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रीस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद है अ गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर विल हैव अ कॉइल विथ। अब गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के साथ एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे कॉइल क्या होगी? कॉइल की रेजिस्टेंस क्या होगी? वोल्टमीटर जब होता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस, वो हम सीरीज़ में यूज़ करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में, और अगर उसको एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो लो रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, उसके बाद द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ 0 व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़। सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाएगा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के सहारे होते हैं। दैट इज़ लाइक द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके हिसाब से ही हैं दोनों। अगर एक की वैल्यू इतनी होगी तो दूसरी की भी उसके इक्वल हो जाएगी। उसके बाद अ साइक्लिस्ट कम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज़ 200 न्यूटन एंड ऑपोजिट टू द मोशन। बताओ कि हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। कितना होगा? 200 को ज़रब करो 10 से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2000। अब ये जो है ना, ये फोर्स, ये जो वर्क हमने अभी डिटरमाइन किया 2000 जूल, ये वर्क किस पे हो रहा है? साइकिल पे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइकिल रोड पे कितना काम करे, तो साइकिल का रोड पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा, यहाँ पे 0 वर्क होगा, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद है 100 वाट का एक हीटर है दैट इज़ यूज्ड फॉर 5 मिनट्स टू हीट सम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। वाट इज़ द मास ऑफ वाटर व्हेन विच इज़ हीटेड। अब 100 वाट का टोटल हीटर है जो 5 मिनट चलाया जाता है और टेम्परेचर पानी का चेंज हो जाता है 20 से 50 तक, यानी टेम्परेचर चेंज ऑफ टेम्परेचर 30 आ रहा है इसमें। तो वाट द मास ऑफ द वाटर विच इज़ हीटेड, कितना मास इसमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की भी दी हुई है। तो जब इसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और पावर का फॉर्मूला दोनों को साथ में यूज़ करें, वो उसके बाद फिर आपको जो जवाब आएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी सिंपल सिर्फ प्रॉब्लम ही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद जो सिर्फ लॉजिकल पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। 118 है कि इफ़ द क्लाउड्स ऑफ अर्थ बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी, अगर क्लाउड्स ब्लैक बॉडी बन जाए सपोज करें, तो क्या हो जाएगा? तो सारी की सारी जो ऊपर से हीट आ रही है, लाइट आ रही है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी क्या बचेगी? बाकी क्योंकि क्लाउड्स में से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होता है, तो सिर्फ कुछ लाइट जो है ना वो हमारे तक पहुंच सकती है, यहाँ तक पहुंच सकती है। तो इसी तरह से सम विल रिफ्लेक्ट एंड सम विल एब्जॉर्ब, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
उसके बाद है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट का निगेटिव किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है मास m1 हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड एंड मास m2 हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बताएं कि मास m1 वो बड़ा है m2 से, तो विच वन हैज़ लार्जर इंटीरियर, किसका अच्छा यहाँ पे इंटीरियर नहीं होगा इसका, एक्चुअली यहाँ पे होगा कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है, इस तरह से पूछ सकते हैं इसमें यहाँ पे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद इसको लीव कर दो क्वेश्चन को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 121 अ पेंडुलम अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पेंडुलम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो बताएं कि जो फेज डिफरेंस है वो भी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना होगा, तो फेज डिफरेंस होगा पाई। क्योंकि अब देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कवर हो रहा है वो देखो, और उसके बाद देखो कि एक्सेलरेशन पार्टिकल की किस तरफ होगी, तो उसमें सेमी सर्कल बनेगा यानी पाई बनेगा, क्योंकि टोटल सर्कल 2 पाई होता है, तो इस तरह से पाई होगा। अच्छा उसके बाद एज मास नंबर इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, मास नंबर अगर इंक्रीज हो जाए तो किस चीज़ में चेंजिंग नहीं आएगी। याद रखें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा मास नंबर चेंज होने से, क्योंकि डेंसिटी मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, डेंसिटी सेम रह सकती है। अच्छा उसके बाद है व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ बल्ब इफ़ इट इज़ ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट एंड द करंट इज़ इन द सर्किट इन 1.5 एम्पियर। अब पावर का फार्मूला क्या है, आई और वी को यानी करंट और वोल्टेज को करो मल्टीप्लाई, तो 220 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो जवाब आएगा 330 वाट्स, तो यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है मोशनल ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ, मोशनल ईएमएफ हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोशनल ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम, टाइम के लिहाज से हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ता है, तो तभी इमोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी टाइम के हिसाब से, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो क्वेश्चंस कुछ मिस हो गए हैं तो उनको भी हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके तो एक्चुअली उनके क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, क्वेश्चंस में भी गलतियां हैं, और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस में ही गलतियां हैं, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो हैं इस तरह से मिस हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये थी पीएमटीसी की पेड टेस्ट नंबर 3, जिसका हमने फिज़िक्स का पोर्शन सॉल्व कर दिया है, बाकी पोर्शंस भी बना के आपको भेज दी जाए।